इससे पहले इस चैप्टर की एक क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उस क्लास को जरूर लीजिएगा ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। जहां पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि उपनिवेशवाद के विभिन्न सिद्धांत बताइए, जिसमें हमने यूरोपीय दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण में क्या अंतर थे उसका अध्ययन किया था। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि उपनिवेशवाद का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जिसमें हम सबसे पहले उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव को जानेंगे, यानी कि उपनिवेशवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, उपनिवेशवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। भारत के जो परंपरागत उद्योग थे उनका पूरी तरीके से पतन हो गया, क्योंकि भारत के जो परंपरागत उद्योग थे वो प्राचीन तरीके से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। हालांकि एक टाइम पे भारतीय वस्तुओं की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। मध्य एशियाई देशों में और यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था उसकी बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसकी वजह से भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग के व्यापारी थे वो बहुत अच्छा लाभ कमाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन भारत में आया तो उस दौरान भी भारतीय उद्योगों को शुरुआत में बहुत लाभ हुआ। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में अपना भाग्य आजमाने आ रही थी। चाहे हम फ्रांसीसी कंपनियों की बात करें, चाहे ब्रिटिश कंपनियों की बात करें, चाहे डचेस की बात करें, तो ये स्पेन वासी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। तो ऐसे में इन कंपनियों में कंपटीशन सा हो गया था, प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि कौन भारत पर अपना शासन स्थापित कर पाएगी, कौन भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल कर पाएगी। ऐसे में उस समय भारत के जितने भी उद्योगपति थे, पता है क्या हुआ था, उन उद्योगपतियों को लालच दिया जाता था और ऊंचे ऊंचे कीमत पर उनका सामान बेचा और सामान खरीदा जाता था, और यूरोप में उसे और भी ऊंची कीमत पर बेचा जाता था। इस वजह से जो भारत के उद्योगपति थे उनको शुरुआत में प्रॉफिट हुआ। लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी और अन्य कंपनियों के बीच में जो युद्ध हुए, जिसमें ब्रिटिश कंपनी ने एकाधिकार कर लिया और अन्य जो शक्तियां थी उन्हें यहाँ से भगा दिया। ऐसे में जब ब्रिटिश शासन की मोनोपोली हो गई, उसका एकाधिकार हो गया, तो उन्होंने अब पता है क्या करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने भारतीय जो व्यापारी थे उनसे बहुत ही सस्ते दामों पर सामान खरीदना शुरू करा और यूरोप में उसे उतने ही ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट की राह पर चल पड़ी और भारतीय व्यापारियों के पास और कोई ऑप्शन हिच नहीं था। क्यों? क्योंकि अब और कोई कंपनी ही नहीं थी जो उनसे उस सामान को खरीद सकती थी। ऐसे में व्यापार में जब किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली हो जाती है तो उसका प्रभाव यही होता है कि वो बड़े पैमाने पर शोषण करता है। इसी चीज़ की चर्चा यहाँ पर की जाने वाली है। तो सबसे पहले किताब क्या कहती है देखते हैं। तो किताब सबसे पहले ये कहती है कि उपनिवेशवाद का सबसे पहला जो परिणाम था वो ये था कि भारतीय उद्योगों का खात्मा हो गया। इंग्लैंड में आधुनिक कारखानों का विकास किया गया। आधुनिक कारखानों के विकास की वजह से भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो शुरुआत हो गई उसके विनाश की। क्यों? क्योंकि भारत के जो हाथों से बने हुए सामान थे ये मशीनों से बने हुए सामान से कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाथों से बना वो जो सामान था ये बहुत महंगा था, जबकि मशीनों से बना वो जो सामान था ये सस्ता था। हालांकि जब आप 18 सेंचुरी से इस चीज़ को समझोगे तो पता चलेगा कि उस समय व्यापार में भारतीय उद्योग की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। भारतीय व्यापारियों को इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता था। इतना ही नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए भारत में कॉस्टिंग कम करना चाहती थी और प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती थी। ऐसे में वो खरीदती तो बहुत सस्ता था सामान और यूरोप में बड़े महंगे महंगे दामों पर बेचते थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट रेट था, लाभ दर थी, वो बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही थी। क्योंकि व्यापार का नियम यही होता है, अगर कॉस्टिंग कम आए और प्रॉफिट हमारा क्या है, मैक्सिमम आए। अब लेकिन जब शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा है। फ्रांसीसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ साथ अन्य कंपनियों के साथ जो कंपटीशन हुआ, इसकी वजह से जो भारतीय शिल्पकार थे इन्हें अपने उत्पाद का बहुत ही अच्छा मूल्य मिलता था। ऐसे में इनकी जो स्थिति थी वो पहले अच्छी होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब फ्रांसीसी और डचेस भारत से बाहर निकल गए और कोई कंपनी नहीं बची, तो बंगाल के क्षेत्रों से शुरुआत होती है ब्रिटिश शासन की और उसके बाद ये अपनी मनमानी करनी शुरू कर देते हैं। ये अपने प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने भारतीय शिल्पकारों को जो मूल्य दिया वो बहुत कम देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय शिल्पकारों को नुकसान होने लगा। बहुत सारे शिल्पकारों ने तो उत्पादन करना ही बंद कर दिया। यूरोपीय बाजार में इस माल की बिक्री बहुत अधिक मूल्य पर की जाती थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरफा प्रॉफिट होता था। भारतीय शिल्पकारों की आय का स्तर तो नीचे गिरने लगा और ब्रिटिश जो लोग थे, व्यापारी थे, इनकी आय का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारतीय शिल्पकला अपने पतन पर चली गई और शिल्पकारों ने काम करना ही छोड़ दिया। ऐसे में कृषि पर दबाव बढ़ने लगा। इसके साथ ही साथ इंग्लैंड में जो थी वो तकनीकी क्रांति शुरू हुई।
पूंजीवाद का बड़े पैमाने पर उदय हुआ। यूरोप के बाजारों में सामान बहुत तेज गति से बनने लगा। इतना ही नहीं, इंग्लैंड ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि भारत का सामान इंग्लैंड में बिके ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के व्यापारी इस चीज़ से जलने लगे कि उनका सामान इंग्लैंड में तो बिक नहीं रहा और भारत का सामान बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में बिक रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जबकि अन्य कंपनियों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसे में ब्रिटेन की संसद में बहस छिड़ती है और अन्य व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार करने की डिमांड करते हैं, क्योंकि शुरुआत में भारत के साथ व्यापार करने का सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था। ऐसे में नए नए जो अंग्रेजी कारखाने बने, यहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ और इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करना भारतीय शिल्पकारों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो कारखाना उत्पादन से प्रतियोगिता कर ही नहीं सकते थे। परिणामतः ये हुआ कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया और आगे चलकर बंद भी हो गया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया और अपरिष्कृत सिल्क का क्या करने लगा, बढ़ावा दिया जाने लगा। यानी कि भारत के परंपरागत उद्योग तो खत्म हो गए, इवन भारत की कृषि को भी दूसरे तरीके से क्या होने लगे, प्रभावित करने लगे। 19वीं शताब्दी के बारे में हमें रमेश चंद्र और मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इससे एक विवाद शुरू हो गया। भारत के जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे, भारत के जो प्रमुख राजनीतिक शास्त्री थे, उन सब ने उपनिवेशवाद के जो निगेटिव इम्पैक्ट्स है इसके बारे में लिखना शुरू किया और लोगों को अवेयर करना शुरू करा। जैसा कि इन लोगों ने ये बताया कि सन 1860 की बात करोगे, 1860 की बात करोगे, तो केवल और केवल जो कपड़े थे उनका मूल्य था 96 लाख स्टर्लिंग, जो कि आगे बढ़कर 27 करोड़ स्टर्लिंग हो गया। स्टर्लिंग जो कि उस समय मुद्रा थी। यानी कि सबसे पहले जब हम 1860 1860 की बात करते हैं तो जो ब्रिटेन में मैनचेस्टर नाम की जगह थी जहाँ पर बड़े पैमाने पर विनिर्माण होता था, वहाँ से पहले ना केवल हम 96 लाख स्टर्लिंग का सामान क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके क्या करा, इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ा दिया कि सन 1900 जाते जाते तक, यानी कि 1900 तक जाते जाते 27 करोड़ स्टर्लिंग का आयात होने लगा। इतनी बड़ी मात्रा में भारत को एक आयातित बाजार बना दिया गया। भारत में सामान ला ला कर भारत के बाज़ारों में खपाने लगे और भारत की पूंजी जो है वो अपने देश में ले जाने लगे। लेकिन जो डेविड मॉरिस हैं, ये पता क्या कहते हैं, ये बात सही नहीं है। ये पता है क्या कहेंगे, अंग्रेज़ों के समर्थन की बात करेंगे। ये कहेंगे देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हमने जो सामान है वो भारत के बाज़ारों में बेच दिया। यानी कि भारत के बंदे तो ये कहेंगे कि बड़े पैमाने पर जो सामान है वो ब्रिटेन से भारत के बाज़ारों में खपाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन जो ये बंदा मॉरिस है ना, ये कहेगा ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा गति से बढ़ रही थी, ऐसे में जनसंख्या की डिमांड बढ़ रही थी, हम तो सिर्फ डिमांड पूरी कर रहे थे, और डिमांड जब बढ़ रही है तो सीधी सी बात है इंपोर्ट भी ज़्यादा सामानों को करना पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहा है, डेविड मॉरिस। तो डेविड मॉरिस ने तर्क दिया कि ये चीज़ गलत है, जो भारत के रमेश चंद्र मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं ये चीज़ें गलत कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जनसंख्या बढ़ गई थी, प्रति व्यक्ति इनकम भी बढ़ गई थी, तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो सामान भी ज़्यादा खपत करते हैं। इसी वजह से भारत के बाज़ारों में वस्त्रों की बिक्री बढ़ गई थी। इसी वजह से जो पहले 96 लाख स्टर्लिंग का सामान आता था, अब वो बढ़कर 27 करोड़ स्टर्लिंग तक पहुंच चुका है। क्योंकि भारत के जो शिल्पकार थे उनका जो वस्त्र सामान था वो महंगा था, इस वजह से भारतीय लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। इसलिए जो ब्रिटेन के बने हुए वस्त्र थे वो भारत के बाज़ारों में दबाकर बिकने लगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, मॉरिस ने यह भी बताया कि भैया हमने ना देशी बुनकरों को, वस्त्रों को नहीं हटाया है। यानी कि भारत के जो देशी उद्योग थे उनको हमने नहीं ख़त्म किया है, अब वो चल ही नहीं पाए तो हम क्या करें। तो यानी कि उन्होंने अपने जो औद्योगिकरण है उसको समर्थन दिया है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय इतिहासकारों की, चाहे हम शरद राजू की बात करें जो कि मद्रास से थे, एन के सिन्हा की बात करें जो बंगाल से थे, ए वी रमन राव की बात करें जिन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए लिखा है, इसी प्रकार से आर डी चौकसे की बात करें जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए लिखा है, आर के बागची जिन्होंने बिहार के लिए लिखा है, इन सब ने ये बताया है कि ऐसे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि ब्रिटिश हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब क्या हुआ, कुछ डाटा की बात करते हैं। ब्रिटिश काल की सबसे बड़ी व्यवस्था थी कि यहाँ पर जनगणना शुरू हुई। देखो जनगणना जो शुरू होती है, जनगणना का क्या फ़ायदा होता है, जनगणना का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है किस क्षेत्र में जनसंख्या किस टाइप की रहती है, कहाँ पर अमीर लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पर जनसंख्या जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, किसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ये सब चीज़ें जब हमें पता चल जाती है तो उसी प्रकार से हम नीतियाँ बनाते हैं। लाइक डैट, जब हमें पता है कि किस क्षेत्र की जनसंख्या गरीब ज़्यादा है तो हम वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो इस हिसाब से करेंगे ताकि वहाँ की जनसंख्या उस चीज़ को खरीद सके। जबकि जब हमें पता चलेगा किसी क्षेत्र
क्षेत्र की जनसंख्या की क्रय क्षमता अधिक है, परचेजिंग पावर अधिक है, तो हम वहाँ के बाज़ारों में सामान भी अलग अलग तरीके से बनाना शुरू करेंगे। कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत में अन्न औद्योगिकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रही। भारत के जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो लगातार खात्मे होते रहे। जैसे कि एक व्यक्ति है डैनियल आर थार्नर, उसने ये बताया कि जो भारत की पहली जनगणना थी वो असफल जनगणना थी, क्योंकि उसके जो आंकड़े वो भ्रमित करने वाले थे। इसलिए भारत की जो पहली प्रमाणिक जनगणना माना जाता है वो 1881 की जनगणना को माना जाता है, और उसके बाद से हर 10 साल में जो है वो जनगणना होने लगी। तो अगर आप पहली जनगणना के आंकड़े देखोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जो कृषि में जो पुरुष कार्य करते थे वो लगभग 65% करते थे, लेकिन आगे चलकर इनकी जनसंख्या बढ़कर 72% हो गई। तो इससे पता चलता है कि कृषि का विकास हुआ, लेकिन इससे भी पता चलता है कि ये कृषि का विकास पता है कैसे हुआ, कि जो लोग पहले हस्तशिल्प उद्योगों में लगे थे, शिल्प कलाओं में लगे थे, उसका तो पतन हो गया, तो इन लोगों ने को कृषि के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा, और ये लोग पूरी तरीके से कृषि पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। तो अगली जो जनगणना है वो 1881 की हुई। इसे पहली विश्वसनीय जनगणना माना जाता है, क्योंकि थार्नर ये कहते हैं जो 1872 में जनगणना हुई उस जनगणना के आंकड़े भ्रमित करने वाले थे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को रोजगार बढ़ा है, लेकिन जो रोजगार बढ़ा है उसका कारण यही है क्योंकि उनके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, व्यापार का पतन हो गया था। ऐसे में महिलाओं के पास कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो अपने पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करें और अपनी इनकम का स्रोत बढ़ाएं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें अगर उपनिवेशवाद के प्रभाव की भारत की औद्योगिक व्यवस्था पर, तो भारत की औद्योगिक व्यवस्था का बड़े पैमाने पर क्या हो गया, पतन हो गया। भारत के जो शिल्पकारी उद्योग थे वो ब्रिटेन से बनी वस्तुओं का क्या कर कंपटीशन नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कृषि पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। अब हम बात करेंगे कृषि की। जब हम बात करेंगे कृषि की तो औपनिवेशिक भारत में कृषि की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कृषि पर कर तो दबा के लगाया गया, लेकिन कृषि पर जो जमीन थी उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। परिणामतः औपनिवेशिक भारत में समय समय पर बहुत ही खतरनाक अकाल पड़े, और ये माना जाता है इन अकालों से कम लगभग 1,52,00,000 यानी कि लगभग 1.5 करोड़ व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, यानी कितने लोग तो कम से कम मर गए होंगे, और 29.7 करोड़ लोग इन अकालों से प्रभावित रहे होंगे। जब हम 1898 से 1947 तक प्रति व्यक्ति अनाज और प्रति एकड़ उत्पादकता को देखते हैं तो ये हमेशा हमें निगेटिव दिखाई देती है। बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासनकाल अकाल और भुखमरी की कहानी लिखता है। भारत की स्थिति कितनी दयनीय बना दी थी इन सब चीज़ों से ये पता चलता है। भारत की जो खाद्यान्न फसलें थी वो खत्म हो गई और व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया जाने लगा। जब खाद्यान्न फसलें खत्म होगी तो सीधी सी बात है अकाल तो पड़ना ही पड़ना है। वह इसके अलावा बहुत सारे आंकड़े इस चीज़ का प्रतीक हैं कि बड़े पैमाने पर जो सूखा पड़ा, फसलों की बर्बादी हुई, उसका कारण कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ही था, क्योंकि उन्होंने सिंचाई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया और कृषि व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कृषि का लगातार दोहन किया, कृषि पर लगातार कर लगाते गए, जिसकी वजह से कृषि जो है वो दयनीय हालात में पहुंच गई। 1901 से लेकर 1943 की बात करोगे तो पता चलेगा आपको, जैसे कि एक व्यक्ति हैं जॉर्ज बिलिन, इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, जो कि पहले 0.23 टन था और अब 0.16 ही रह गया था। इसी प्रकार से शिव सुब्रमण्यम के आकलन के अनुसार गिरावट 0.2 टन से 0.14 टन तक कम से कम हुई होगी। एलन हेस्टन ने भी बताया है कि उत्पादन की गिरावट लगातार कम हुई है। तो उत्पादन की गिरावट कम होगी तो वो उसमें खाद्यान्न का संकट तो होना ही होना है और बड़े पैमाने पर भुखमरी फैलनी ही फैलनी है। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में कृषि का सब पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो पड़ा व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण का मतलब ये था कि पहले जो हम खाद्यान्न फसलें उगाते थे, यानी कि गेहूं चावल जैसी जो फसलें उगाते थे, उसकी जगह अब हम पर दबाव बनाया गया। भारतीय किसानों पर यह दबाव बनाया गया कि वो नकदी फसलें उगाएं, व्यापारिक फसलें उगाएं, गैर खाद्यान्न फसलें उगाएं। नील की खेती को बढ़ावा दिया गया, और उसका रीज़न पता है क्या था? उसका रीज़न ये था कि 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। अब ये जो ब्रिटेन था ना, ये अमेरिका से कपास लेता था और उससे वस्त्र बनाकर अन्य देशों में बेचता था। लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका में गृह युद्ध की वजह से क्या हुआ, अमेरिका में कपास का उत्पादन नहीं हुआ, कपास की खेती नहीं हुई, जिसकी वजह से अंग्रेजों के पास कपास की कमी होने लगी। ऐसे में उन्होंने भारतीय लोगों पर दबाव बनाया कि वो कपास की खेती करें, और इसके लिए उन्होंने पता है क्या हुआ, भारत के किसानों को एडवांस में पैसे तक दे दिए लागत लगाने के लिए। अब क्या हुआ, भारत के किसानों ने दबा के कपास की खेती करी और कपास की फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। लेकिन शुरुआत में जो भारत के उद्योगपति थे, जितने भी लोग इस कपास उद्योग से जुड़े हुए थे, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होने लगा
और ये बात मुंबई के आसपास के इलाकों की थी। मुंबई के आसपास जो दक्कन के इलाके थे उनकी बात थी। तो शुरुआत में इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा, लेकिन जब अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हो गया तो पता है क्या हुआ, अमेरिका से फिर से ब्रिटेन ने कपास लेनी शुरू कर दी और भारतीय कपास के मूल्य का बहुत ज़्यादा रेट गिरा दिया, जिसकी वजह से ना रातों रात बहुत सारे लोग कंगाल हो गए, रातों रात बहुत सारे लोग गरीब हो गए। इसके साथ साथ कपास, जूट के उत्पादन, तंबाकू, गन्ना और तिलहन ऐसी फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया, जबकि जो खाद्यान्न फसलें थी उन पर बिल्कुल कि बिल्कुल क्या कर दिया गया, उन्हें नेगलेक्ट कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया। इन सब चीज़ों का गांव की समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इन सब चीज़ों का गांव के समाज पर यह प्रभाव पड़ा, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि गाँव में एक नए वर्ग का उदय हुआ, सूदखोरों का। ये क्या होता था, ये पहले किसानों को कर्जा देते थे, किसान अपने कर्ज को भर नहीं पाता था और ऐसे में सूदखोर किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। परिणाम था क्या हुआ कि ज़मींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई और ज़मींदारी व्यवस्था ने किसानों को बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दिया। जैसे जैसे व्यवसायीकरण बढ़ता गया, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गई। गरीब जो खेतिहर किसान थे, ये सिर्फ बाजार के लिए फसलें उगाते थे। बंगाल जैसे क्षेत्रों में तो बड़े पैमाने पर जो इस्तेमारी बंदोबस्त आया, ऐसे ऐसे कानून आए जिसने ना भूमि का बंदोबस्त कर दिया और ज़मींदारों ने बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ज़मींदारी व्यवस्था हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं ने किसानों का बड़े पैमाने पर क्या करा, शोषण किया। बहुत कम कीमत पर इनसे इनके उत्पाद खरीदे गए और बहुत महंगे दाम पर इन्हें ही वापस बेचे गए। गरीब खेतीहर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो तो बेचारा मजबूर था, वो तो अपने महाजन के हिसाब से काम करता था। जमींदार बड़े पैमाने पर किसानों से शोषण करते थे, अधिक से अधिक कर की मांग करते थे। तो ऐसे में जो ग्रामीण किसान था वो तो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। अब हम बात करते हैं भारत में जो आधुनिक उद्योग थे, इन आधुनिक उद्योगों का इन आधुनिक उद्योगों की स्थापना में भारतीय पूंजीपति वर्ग की क्या भूमिका थी। तो देखो, जब औपनिवेशिक शासन भारत में आगे बढ़ता जा रहा था तो हमको सभी को पता है भारत के परंपरागत उद्योग खत्म होते जा रहे थे। जो सामान पहले हाथों से बनता था वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा था, क्योंकि हम विदेश से बनी हुई वस्तुओं का कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसे में ज़रूरत ये थी कि भारत में मशीनीकरण हो। अब भारत के जो उद्योग हैं वो भी ब्रिटेन के उद्योगों की तरह अपने आप को आगे बढ़ावा दे सकें। ऐसे में ज़रूरत थी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की, जो कि सिर्फ वही कर सकते थे जिनके पास ऑलरेडी पहले से पूंजी बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारी कपड़े मिल की स्थापना हुई, जूट मिल की स्थापना भारत में हुई। इतना ही नहीं, भारत में रेलवे की जब स्थापना हुई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, कोयले की खदानों से कोयला निकाले जाने लगा, चाय और कॉफ़ी के बागान स्थापित होने लगे। तो ये सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश की पूंजी का सबसे पहला जो औद्योगिक निवेश है वो वस्त्र उद्योग में किया गया, यानी कि पहली बार जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में किया गया, कपड़ा उद्योग में। और 1854 में पहली बार बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। आगे चलकर जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था ना 1914 से 18 तक, इस विश्व युद्ध के दौरान तो भारत की औद्योगिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा फली फूली। कारण ये था कि ब्रिटेन तो जो है था वो युद्ध में व्यस्त था, ऐसे में उसका ध्यान भारत की तरफ था नहीं। और भारत के सामान जो थे वो बड़े पैमाने पर युद्ध के दौरान उसकी मांग बढ़ चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन में उत्पादन हो नहीं पा रहा था। तो भारत के उद्योगपतियों को इसका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब ये पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया तो वापस से भारतीय उद्योग व्यवस्था पतन की ओर चली गई। राष्ट्रीय आय के बारे में जो शिव सुब्रमण्यम के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अंग्रेजी राज के जो अंतिम 50 साल थे उसमें हमारी औद्योगिक व्यवस्था की दर बहुत क्या थी, कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। 1909 से लेकर 1900 से लेकर 1904 तक देखोगे तो 12.7% ही थी, जबकि आगे चलकर 1915 टू 1919 में केवल 13.6% थी, 1940 टू 44 में 16.7% थी। यानी कि भारत में औद्योगिक व्यवस्था उतनी तेज गति से नहीं बढ़ पाई। भारत पूरी तरीके से किस पर डिपेंड था, कृषि पर डिपेंड था, जिसकी वजह से कृषि पर दबाव बढ़ता ही गया। दादा भाई नौरोजी का अध्ययन ये बताता है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो उस समय मात्र 20 रुपये थी, जिससे पता चलता है गरीबी का स्तर कितना ज़्यादा गिरा हुआ था। तो ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का अध्ययन ये बताता है कि भारत में आधुनिक उद्योग की तो स्थापना हो रही है, बड़ी बड़ी जूट मिलें लगाई तो जा रही हैं, वस्त्र उद्योग लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन औद्योगिक व्यवस्था को उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो औपनिवेशिक शासन को लास्ट में अंत में डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। तो भारत में अगर औपनिवेशिक शासन देखोगे तो कुल मिलाकर इन्होंने भारतीय परंपराओं में तो हस्तक्षेप शुरुआत में नहीं किया, लेकिन उन्होंने पुलिस शासन व्यवस्था के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। भारत ने आगे चलकर इन्होंने भारत की सभ्यता में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया, संस्कृति को बदलना भी शुरू कर दिया।
भारत सिर्फ और सिर्फ आयात वस्तुओं की एक जगह बन गई, जहां पर बड़े पैमाने पर भारत से कच्चे माल को ले जाया जाता था और निर्मित सामान को भारत के बाजारों में दबा के बेचा जाता था। भारत के जो मिल मालिक थे, इनके लिए ये व्यापार घाटे का व्यापार होने लगा और अंग्रेज अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से लेने लगे। हालांकि आगे चलकर सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक नया आधार दिया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, समराइज करके ही इसे कंप्लीट किया जा सकता है, फिर भी मेरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट को कवर किया जा सके। तो अगर कुछ छूटता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है और इतनी सारी चीज़ें कवर करवाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।